हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर में। आज हम लोग देखने वाले हैं वर्किंग कैपिटल। ये थर्ड लेक्चर है हमारा। पहले लेक्चर में हमने वर्किंग कैपिटल टॉपिक के सब बेसिक्स देखे थे, एक सिंपल सम देखा था। सेकेंड लेक्चर में थोड़ा सा टफ सम था, मैं टफ भी नहीं बोलूंगा, उसे सिमिलर ही था। और आज भी थोड़ा सा टफ है, फिर से चाहो तो टफ बोल दो, नहीं तो ना बोलो, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग उतना कुछ डिफिकल्टीज नहीं है, क्वेश्चन इजी रहने वाला है। ठीक है, सिर्फ एक दो चीजें हैं जो नहीं है, जो हमने पहले नहीं की रहेगी, एंड दैट इज द रीजन मैं इसे टफ बोल रहा हूं, नथिंग एल्स। सो लेट्स स्टार्ट। Radhika Manufacturing Limited presents the following information for year 2013-14. 2013-14 की इंफॉर्मेशन है। Estimated yearly production and sales 60,000। पूरे साल का प्रोडक्शन एंड सेल्स उन्होंने हमें दिया हुआ है 60,000। एस्टिमेटेड कॉस्ट एलिमेंट्स पर यूनिट। तो हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग पहले ना कॉस्ट स्टेटमेंट प्रिपेयर करके लेते हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये वाले सम में कॉस्ट स्टेटमेंट नहीं भी बनाते हो तो भी चलेगा, क्योंकि उन्होंने कॉस्ट स्टेटमेंट रेडी दिया हुआ है, लेकिन हम लोग परंपरा के हिसाब से लिखते आ गए हैं, सो लिख लेंगे। रॉ मटेरियल कितना बोला है, रॉ मटेरियल 5 रुपीस। वेजेस कितना दिया है 3। ओवरहेड्स बोला है 2। तो ये तीनों ऐड करोगे तो आपको मिलेगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितना आया, टोटल 10 रुपीस आया टोटल कॉस्ट, राइट। आगे टोटल कॉस्ट के बाद उन्होंने सेलिंग प्राइस दिया 12 रुपीस। तो यहाँ पे ऐड प्रॉफिट और नीचे सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 12 बोला है, प्रॉफिट 2 आया, डन। तो यहाँ पे हमारा ये कॉस्ट स्टेटमेंट रेडी हुआ। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख के ले रहा हूँ करंट असेट्स। पहले हम लोग करंट असेट्स लिखते हैं, उसके बाद लेस करंट लायबिलिटीज। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ वर्किंग कैपिटल। करंट असेट्स का कैलकुलेशन, करंट लायबिलिटीज का कैलकुलेशन एंड डन। आगे तो क्या इंफॉर्मेशन बोला है उन्होंने वो देखते हैं। कंपनी एक्सटेंड्स 2 months क्रेडिट टू द डेटर्स। मतलब हमारे जो डेटर्स है, डेटर्स मतलब कौन, हमारे कस्टमर्स जिन्हें हमने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स सेल किया था, आई मीन उधारी पे गुड्स सेल किया था। तो उधारी पे जिन्हें गुड्स सेल किया था तो वो हमारे डेटर्स है। एक्चुअली ना आप पॉइंट नंबर 10 भी पढ़ो साथ में, ठीक है, क्योंकि पॉइंट नंबर 10 यहाँ पे अफेक्ट करेगा। देखो क्या है, डेटर्स आर टू बी कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट बेसिस। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल ये लाइन नहीं दी रहेगी तो हम लोग डेटर्स सेलिंग प्राइस पे वैल्यू करते हैं, हम लोग डेटर्स सेलिंग प्राइस पे वैल्यू करते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली ये बोला है डेटर्स आर टू बी कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट बेसिस। व्हाट डज दैट मीन, ये जो कॉस्ट है टोटल कॉस्ट, हमें डेटर्स ये टोटल कॉस्ट पे वैल्यू करनी है। बात समझ रहे हो, अगर ये लाइन नहीं देते तो हम लोग सेलिंग प्राइस पे ले लेते थे, लेकिन अभी स्पेसिफिकली बोला है डेटर्स आर टू बी कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट बेसिस, सो वी विल फॉलो दैट। तो यहाँ पे हम लोग कॉस्ट बेसिस लेंगे। सो लेट्स सी कैलकुलेशन क्या आएगा। डेटर्स हमारा ब्रैकेट क्या रहता है, एनुअल प्रोडक्शन कितना है 60,000 का है, तो 60,000 एनुअल प्रोडक्शन इनटू रेट। डेटर्स के लिए रेट क्या लगेगा, टोटल कॉस्ट लगने वाला है। फिर से बता रहा हूं, अगर ये लोग ये वाला लाइन नहीं देते, पॉइंट नंबर 10 नहीं बताते, तो हम लोग डेटर्स सेलिंग प्राइस पे लेने वाले थे। बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन हम लोग डेटर्स कॉस्ट पे ले रहे हैं। तो डेटर्स आया मल्टीप्लाई बाय 10। कितने महीने का क्रेडिट है भाइयों, 2 months क्रेडिट, सो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12। तो इसका कैलकुलेशन देखते हैं क्या आता है, 60,000 into 10 into 2 divided by 12, ये आया 1 लाख। सो डेटर्स का अमाउंट आया हमें 1 लाख रुपीस, डन। आगे द कंपनी मेंटेन्स 1 month स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब ये जो रॉ मटेरियल है इसका कंपनी 1 महीने का स्टॉक गोडाउन में रख रहा है। सो 60,000 इनटू रेट कौन सा लगेगा, कॉमन सेंस, रॉ मटेरियल दिया है तो भाई रॉ मटेरियल का रेट यूज करो, ठीक है। तो रॉ मटेरियल का रेट क्या दिया है 5 रुपीस, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 इनटू 1 डिवाइड बाय 12। क्यों 1 मंथ, अब जब मंथ बोलते हैं तो आपको डिवाइड बाय 12 करना है।
आप समझ रहे हो? अगर वीक्स दिए रहते तो मैं डिवाइड बाय 52 करता, 60,000 into 5 डिवाइड बाय 12, यह आया 25,000। डन। आगे, the company maintains 1 month stock of finished goods. Now finished goods मतलब क्या है? जो गुड्स प्रोडक्शन एक्सपेंसेस सब इनकर करके रेडी पड़ा हुआ है, मतलब वो गुड्स जिस पे अभी कुछ खर्चा करना बाकी नहीं है, ये सब खर्चा उस पे हो चुका है। क्या बोला मैंने? ये सब खर्चा हो चुका है, उसका क्या मतलब होता है? हमें फिनिश गुड्स टोटल कॉस्ट पे वैल्यू करने हैं। तो फिनिश गुड्स हमेशा टोटल कॉस्ट पे वैल्यू होते हैं, राइट? 60,000 मल्टीप्लाई बाय कितना है अमाउंट? 10, तो मल्टीप्लाई बाय 10 इनटू कितना है फिनिश गुड्स का अमाउंट, सॉरी पीरियड 1 मंथ, सो इनटू 1 डिवाइड बाय 12, so 60,000 इनटू 10 डिवाइड बाय 12, ये आया हमें 50,000, 50,000। सो फिनिश गुड्स में हमारा 50,000 रुपीस अटका हुआ है। नेक्स्ट, the processing period is 1 month. Now what is processing period? Work in progress, WIP को प्रोसेसिंग पीरियड बोला जाता है। तो इसमें रॉ मटेरियल, याद है हमने नोट सीखा है, मैं हर एक लेक्चर में ये नोट रिपीट करता हूं, अभी भी बता रहा हूं। नोट क्या सीखा है हमने? फॉर WIP, इसे हम लोग assumption भी बोलते हैं। क्या? रॉ मटेरियल 100%, वेजेस and overheads 50%. Raw material 100%, wages and overheads 50%. Particularly for WIP, हमेशा ये नोट याद रखो। तो ये परसेंट कहाँ पे मल्टीप्लाई करने हैं? ये ब्रैकेट के एंड में। देखो, रॉ मटेरियल 60,000 मल्टीप्लाई बाय, रॉ मटेरियल का रेट क्या है? 5 मल्टीप्लाई बाय कितना पीरियड बोला है हम लोगों ने? 1 मंथ, तो मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 12 इनटू 100%। गाई मत करो कैलकुलेशन। आगे, वेजेस 60,000 मल्टीप्लाई बाय, वेजेस का रेट क्या है? 3 रुपया, मल्टीप्लाई बाय 3 इनटू 1/12 इनटू 50%। ओवरहेड्स 60,000, ओवरहेड्स का रेट क्या है यहाँ पे? 2 रुपीस, मल्टीप्लाई बाय 2 इनटू 1/12 इनटू 50%। समझे? तो बेसिकली बोलना ये है कि रॉ मटेरियल के लिए हमने 100% लिया, वेजेस एंड ओवरहेड्स के लिए हमने 50% लिया। तो अमाउंट कितना आता है देखते हैं। 60,000 इनटू 5 डिवाइड बाय 12, ये आया हमें 25,000। WIP का अमाउंट हमेशा इनर कॉलम में लिखो। डन। आगे 60,000 इनटू 3 डिवाइड बाय 12 इनटू 50%, ये आया 7,500। Next, 60,000 into 2 divided by 12 into 50%, ये आया हमें 5,000। There are few other ways also to calculate this WIP, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे इसी ये लगता है, so I follow this। तो ये कितना आया? 37,500, 37,500। डन। आगे, company is allowed 2 months credit by supplier. Now who is supplier? Person from whom we are buying goods or raw material, you can say। ऐसा बंदा जिससे हम लोग कुछ खरीद रहे। सप्लायर मतलब समझ लो ना, जो आपको कुछ सप्लाई दे रहा है। अभी यहाँ पे ये तीनों में से क्या सप्लाई देगा? रॉ मटेरियल का, बट ऑब्वियस। तो सप्लायर मतलब क्रेडिटर्स को रॉ मटेरियल का रेट लगेगा। डन। सो क्रेडिटर्स हमारे करंट लायबिलिटी में आते हैं। क्रेडिटर्स 60,000, देखो ये 60,000 हमेशा सेम है ना, ये हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया है। क्रेडिटर्स के लिए रेट कौन सा लगेगा? रॉ मटेरियल का, क्योंकि क्रेडिटर्स मतलब कौन? जिनसे हमने रॉ मटेरियल खरीदा था। तो मल्टीप्लाई बाय 5, कितने महीने का क्रेडिट मिल रहा है हमें? 2 मंथ्स क्रेडिट, सो इनटू 2 डिवाइड बाय 12, सो 60,000 इनटू 5 इनटू 2 डिवाइड बाय 12, यह आया हमारा 50,000। डन। आगे, wages and overheads are paid 1 month in arrears। arrears का मीनिंग क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। मतलब wages and overheads जो है वो 1 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग है।
So outstanding expenses becomes your liability. Come on, one more time. What? Outstanding expenses. जब कोई खर्चा पे करना बाकी है, that becomes your liability. So outstanding overheads. Outstanding, sorry, पहले wages लेते हैं. Wages. Bracket 60,000. Rate क्या लगेगा? Simple by wages है, तो wages का rate लगाओ. ठीक है? Outstanding wages. कितना है? 3 रुपया. Multiply by 1 month बोला है, तो into 1/12. So how much we will get? 60,000 into 3 divided by 12. 15,000. 15,000. आगे. Outstanding overheads. 60,000 into overheads का रेट क्या है अभी? 2 रुपीस है. तो outstanding overheads ये होगा. तो multiply by 2 into 1/12. क्योंकि ये भी एक महीने के लिए आउटस्टैंडिंग है ना. 60,000 into 2 divided by 12. 10,000 आएगा. यस, 10,000 आया. डन. तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हुआ. आगे कैश एंड बैंक बैलेंस इज एक्सपेक्टेड टू बी इक्वल टू 25,000. कैश एंड बैंक बैलेंस हमारा करंट असेट्स में आता है. कैश एंड बैंक बैलेंस ये है हमारा 25,000, 25,000. आगे देयर इज रेगुलर परचेस, प्रोडक्शन एंड सेल्स साइकिल. ऑलराइट, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है. ये हमने यहाँ पे जितने भी assumptions किए, for that assumption this was the baseline. Next, debtors are to be calculated on cost basis. कहानी में ट्विस्ट आया. देखो 20% of customers pay 1 month in advance. मुझे तो ये लाइन पता था क्योंकि क्वेश्चन में दिया है तो डेफिनेटली पता रहेगा. लेकिन मैंने सॉल्व नहीं करने का रीजन क्या था कि जब हम लोग कुछ चीज करेक्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में वो बैठ जाती है. ठीक है. उन्होंने इंफॉर्मेशन क्या दिया है? 20% ऑफ द कस्टमर. हमारे जितने कस्टमर्स हैं, बेसिकली कस्टमर मतलब कौन? डेटर्स. सो हमारे जितने भी डेटर्स हैं, आउट ऑफ दैट डेटर्स 20%, राइट? यस, 20% पेज अस इन एडवांस. मतलब वो जो फॉर एग्जांपल हमारे 100 डेटर्स है, तो 100 में से 20 वो हमें एडवांस में पेमेंट करने वाले. अभी देखना यार कि अगर आप आपके कस्टमर से पहले ही पैसा लेके रख रहे हो, अगर आप आपके कस्टमर से पहले ही पैसा लेके रख रहे हो, तो ऐसे नहीं लगता वो आपके सिर पे कर्जा हो जाएगा. क्योंकि कल जाके कस्टमर बोलता है कि नहीं हमें गुड्स नहीं खरीदने, तो इन दैट केस उसने जो पैसा दिया है वो उसे हमें वापस देना पड़ेगा. बात समझ लो क्या बोल रहा हूँ? कस्टमर मतलब आपको पैसा देने वाला. तो उसने आपको एडवांस में पैसा दिया, मतलब ऑर्डर देके गया, बोला ये पैसा रख लो, राइट? दूसरे दिन फोन आता है कि सर जी हमारे ऑर्डर कैंसिल करो, तो वो केस में हमें उसका पैसा रिटर्न देना पड़ेगा. सो दैट मनी बिकम्स लायबिलिटी फॉर अस. सो जब भी एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कम ऑन, क्या बोला? एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स बिकम्स योर लायबिलिटी. तो कुछ चेंज नहीं होने वाला है. सिंपल देखो यहाँ पे, राइट? देखो ये जो डेटर्स है, ठीक है, पहली बात तो मैं आपको एक नोट लिख के दिखा देता हूं. डेटर्स, डेटर्स के बारे में क्या बोला उन्होंने? 20% एडवांस, राइट? और बाकी नॉर्मल डेटर्स, बाकी कितने? 80%. ठीक है. तो यहां पे हमें मल्टीप्लाई बाय, ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई बाय 80% करना है. समझे क्या आप? ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई बाय 80%, और ये पर्पसली मैं डिफरेंट इंक से लिख रहा हूं. एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, मैंने कंप्लीट लिखा ना, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स. तो कैसे कैलकुलेशन होगा? यही ब्रैकेट आएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 20%. देखो 60,000 into 10, क्योंकि डेटर्स आर टू बी कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट बेसिस. कितना है? 20%, 1 month in advance. So multiply by 1 divided by 12, और इसका 20%, राइट? क्यों भाई? देखो ना, ये जो बोला यहाँ पे इन्होंने, क्या बोला? डेटर्स 20% एडवांस में. सो जितना एडवांस है वो हमारा लायबिलिटी बन जाता है. जितना एडवांस है वो हमारा लायबिलिटी बन गया.
और जितना नॉर्मल है वो हमारा असेट बन गया। अभी ये समझ आप समझो, आई मीन टू से करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोडक्शन इनटू रेट, रेट क्या लगने वाला था, डेटर्स को टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट इनटू 1 डिवाइड बाय 12, क्योंकि दिस 20% क्राउड पेइंग अस 1 मंथ इन एडवांस, नॉट 2 मंथ्स। उधारी है 2 महीने का। फॉर एग्जांपल मैं तुम लोग को गुड्स बेच रहा हूं, तो तुझे मैंने गुड्स बेचा, पर्टिकुलरली तू तेरी बात कर रहा हूं, जब मैं तुझे गुड्स बेच रहा हूं, मैं तुझे बोल रहा हूं 2 महीने बाद पैसा दे दे। तेरा दोस्त जब मेरे पास गुड्स लेने आया, उसने मुझे 1 महीना पहले पैसे दे के गया, मतलब मैं उसे उधारी नहीं दे रहा हूं, वो मुझे एडवांस में पे कर रहा है, तो उसने मुझे 1 मंथ एडवांस में पे किया। तो फिर कैलकुलेशन कैसे आएगा, 60,000 into 10 divided by 12 into 20%, मतलब ये आता है हमारा 10,000, राइट। तो ये आया हमारा यहाँ पे 10,000, और ये कैलकुलेशन बदलने वाला है, आप कैलकुलेट करके देखो, ये आएगा आपका 80,000। डन, ये आएगा 80,000। सो वी आर डन विद सॉल्यूशन। यह है हमारा टोटल ए, यह आया हमारा टोटल बी, वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, ए माइनस बी करो जो आया हुआ आंसर। तो कैसे आएगा देखो, 80,000 प्लस 25,000 प्लस 50,000 प्लस 37,500 प्लस 25,000, क्या आया 2,17,500। डन। आगे 50,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000, ये आया हमारा 85,000। डन। तो ए माइनस बी करो जो आया हो आपका वर्किंग कैपिटल 2,17,500, सो 1,32,500, ये हुआ हमारा फाइनल आंसर ऑफ वर्किंग कैपिटल। ओके, राइट। सो यहाँ पे ये डेटास वाला पार्ट जो था ये इंपॉर्टेंट था, बाकी सब चीजें नॉर्मल थी। तो आई होप आपने लेक्चर अच्छे से समझा रहेगा और एंजॉय भी किया रहेगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।